नमस्कार दोस्तों, ये हम जो अक्टूबर मंथ की विज़न मैगज़ीन कंप्लीट कर रहे थे, उसका ये आज 5वां वीडियो है। पहले, दूसरे और तीसरे वीडियो में हमने पॉलिटी कंप्लीट की थी। फिर हमने चौथे वीडियो में साइंस और टेक को स्टार्ट किया था। साइंस और टेक का पहला चैप्टर पहला वीडियो में हमने 5 उसके सब लेसन कंप्लीट कर दिए थे। आज छठवां जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो क्षुद्र ग्रह के बारे में है, यानी कि एस्टेरॉयड के बारे में है। तो स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्षुद्र ग्रह सुर्खियों में क्यों? हाल ही में नासा के ओसिरिस एक्सरे, यानी कि नासा के ओसिरिस एक्सरे किसका है? वो है नासा का मिशन का कैप्सूल जो है बेत्रु क्षुद्रग्रह से सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस लौटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि नासा का जो मिशन था जिसका नाम था ओसिरिस रेक्स। क्या नाम था? याद रखिए कि नाम भी पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ओसिरिस एक्सरे क्या है, एक्स क्या है? वो एक मिशन है जो क्या है, बेत्रु क्षुद्रग्रह से सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस लौटा। यानी किसी भी क्षुद्रग्रह से सैंपल लेकर पृथ्वी पर लौटना बहुत बड़ी बात होती है। देख लेते हैं ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में। यानी जो ये मिशन था नासा का, इसका नाम था ओसिरिस रेक्स। उस मिशन के बारे में लिख लेते हैं। ओसिरिस रेक्स का पूरा नाम ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटर इंटरप्रिटेशन रिसोर्सेस आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रेगुलिथ एक्सप्लोरेशन है। क्या है? ये उसका सब टॉपिक्स इस मिशन का नाम है। मिशन का नाम जरूरी नहीं कि पूरा पूछ ले, बस ये पूछ सकता है प्रीलिम्स के रूप से कि ओसिरिस रेक्स क्या है, ये पूछ सकता है। मिशन का लक्ष्य क्या था? क्षुद्र ग्रह बेत्रु से सैंपल एकत्र कर और उसके पृथ्वी पर भेजने, मतलब पृथ्वी पर उसके सैंपल जो, मतलब उस ग्रह के चट्टान उपटान जो भी था, उसके सैंपल भारत की पृथ्वी पर भेजना। मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं। पहला है 2016। यह मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2016 में। 2020 में अंतरिक्ष यान ने क्षुद्र ग्रह बेत्रु की सतह से चट्टानें और धूल के सैंपल को एकत्र किया। 2016 में भेजा गया था। 2020 में वहां पहुंच के उन्होंने चट्टान के सैंपल और धूल के कण को एकत्रित किया। फिर 2021 में क्षुद्र ग्रह के बारे में जानकारी जुटाने के बाद एकत्र नमूने के साथ पृथ्वी पर वापसी की यात्रा की। यानी कि वो पृथ्वी पर वापसी की यात्रा कब कर रहा है? वह यात्रा कर रहा है 2021 में यात्रा कर रहा है। फिर 2023 में यह पृथ्वी पर किसी क्षुद्रग्रह का नमूना लेकर लौटने वाला पहला अमेरिकी मिशन हो गया। 2023 यह पृथ्वी पर किसी क्षुद्रग्रह का नमूना लेकर पहुंचने वाला पहला अमेरिकी मिशन था। याद रखिएगा, ये जो क्षुद्रग्रह से किसी को सैंपल लेकर पहुंचने वाला, यह पहला अमेरिकी मिशन था। ये याद रखिएगा। वैसे तो पृथ्वी जो अंतरिक्ष से धूल के कण उड़ को ले आने में सबसे पहले अपोलो 11 मिशन भी था। उसने भी वहां से कई सैंपल ले आए थे। अपोलो 13 और कई मिशन थे, लेकिन क्षुद्रग्रह से पृथ्वी पर सैंपल ले आने वाला यह पहला अमेरिका मिशन था। ये याद रखना था आपको। नई यात्रा सैंपल को पृथ्वी पर भेजने के बाद ओरी ओसिरिस ओसिरिस रेक्स ने क्षुद्रग्रह अपोलिस के लिए एक नया मिशन शुरू कर दिया। यानी कि इसने जो पृथ्वी पर सैंपल भेजा क्षुद्रग्रह का ना, जो ओसिरिस रेक्स था, उसके बाद उसने क्षुद्रग्रह अपोफिस ओफिस को के लिए एक नया मिशन शुरू कर दिया। कौन से क्षुद्रग्रह के लिए और मिशन स्टार्ट किया? उसका नाम था अपोफिस। याद रखिएगा, ये भी शब्द याद रखिएगा कि अपोफिस ओफिस इनके नए मिशन की शुरुआत कर दिया। इसके लिए अब इसका नाम बदलकर ओसिरिस एपेक्स एक्सप्लोरेशन
एक्सप्लोर कर दिया गया, यानी कि इस मिशन का नाम भी बदल दिया गया साथ में। और इसका नाम क्या है? उसका नाम है ओसिरिस एपेक्स और एक्सप्लोरर कर दिया गया है, यानी कि दोनों को नाम मिक्स कर दिया गया है। क्षुद्र ग्रह के बारे में देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ यहाँ एक इंफोग्राफिक्स दी थी, उसको देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह वेनु के बारे में देख लेते हैं। वेनु 510 मीटर लगभग ऊंचा है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 443 मीटर की है। एल्फी टावर 324 मीटर ऊंचा है। प्रकार छोटे व पृथ्वी के निकट कार्बन युक्त क्षुद्र ग्रह है। संगठन देख लेते हैं। इसका मौजूदा संगठन और आकार हमारे सौर मंडल के निर्माण के 10 मिलियन वर्ष के भीतर निर्मित हुआ है। आयु देख लेते हैं, लगभग 4.5 अरब पुराना है, लगभग पृथ्वी के ही बराबर देख लिया जाए तो पुराना है। परिक्रमा अवधि देख लेते हैं, जो उसको परिक्रमा करता है उसकी अवधि देख लीजिए। प्रत्येक 1.2 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है, यानी लगभग पृथ्वी के ही बराबर। पृथ्वी 365 दिन, ये कुछ उससे 365, 420 या 422 दिन में पूरा करता है। लेकिन ये याद रखना है कि कितने वर्ष में पूरा करता है, ये पृथ्वी के समतुल्य है। करीब से गुजरना, यह हर 6 साल में पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरता है। कितने साल में? हर 6 साल में यह पृथ्वी के बहुत करीब में गुजरता है। क्षुद्र ग्रह के बारे में देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह चट्टानी संरचना वाले पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें आमतौर पर लघु ग्रह भी कहा जाता है। इनका आकार सामान्य ग्रहों की तुलना में काफी छोटा होता है। क्षुद्र ग्रह को उनकी अवस्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट, यह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद है। इस बेल्ट में लगभग 1.1 से लेकर 1.9 मिलियन मिलियन क्षुद्र ग्रह होने का अनुमान है। मुख्य अ, मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में से सभी क्षुद्र ग्रहों का कुल द्रव्यमान चंद्रमा से भी कम है। ट्रोजन, ये क्षुद्र ग्रह किसी बड़े ग्रह की कक्षा में मौजूद होते हैं, लेकिन ग्रह से टकराते नहीं हैं। इन्हें ट्रोजन कहते हैं। नासा ने बृहस्पति, नेपच्यून और मंगल की कक्षा में ट्रोजन की मौजूदगी का पता लगाया है। 2011 में नासा ने पृथ्वी की कक्षा में भी एक ट्रोजन के होने की जानकारी दी थी। पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह कौन सा देख लेते हैं। इनकी कक्षा पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा से काफी निकट से गुजरती है। यदि किसी क्षुद्र ग्रह के कक्षा पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा से होकर गुजरती है तो ऐसे क्षुद्र ग्रह को अर्थ क्रॉस कहते हैं। मतलब अर्थ क्रॉस मतलब अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी की कक्षा क्रॉस का मतलब अर्थ क्रॉस कहलाता है। क्षुद्र ग्रह के अन्वेषण के खगोल विज्ञान में कैसे योगदान देता है? मतलब क्षुद्र ग्रह के जो हम खोज करेंगे, जो उनसे हमको जानकारी मिलेगी, उनसे हमें क्या खगोलीय मदद मिलेगी, इसके बारे में बताया जा रहा है। अन्वेषण से विज्ञान को कैसे योगदान हुआ? सौर मंडल के निर्माण संबंधित जानकारी मिलेगी। बेत्रु जैसे छोटे हमारे तो क्षुद्र ग्रह हमारे सौर मंडल के निर्माण के प्रारंभिक अवशेष माने जाते हैं। क्षुद्र ग्रह के सैंपल के विश्लेषण में हमें उस समय की परिस्थितियों और पदार्थ को समझने में मदद मिलेगी। जीवन की उत्पत्ति के बारे में समझ में आएगा। इन सैंपलों से उन जानकारी में इन सैंपलों से उन रासायनिक और कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी मिलेगी जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए बेत्रु क्षुद्र ग्रह के सैंपल से शुरुआती अध्ययन में उच्च कार्बन पदार्थ और जल के प्रमाण मिलते हैं। ये पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की उत्तरदायी महत्वपूर्ण घटनाओं में से इन दोनों में की भूमिका को इशारा करते हैं। ग्रहों की रक्षा, भविष्य में पृथ्वी की रक्षा से जुड़े समस्त प्रयासों के लिए बेत्रुज जैसे क्षुद्र ग्रह संगठन और संरचना को समझना महत्वपूर्ण है। यह जानकारी पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा के निकट मौजूदा पिंड से उत्पन्न होने वाली संभावित खतरे को शमन करने के लिए रणनीति बनाने में मदद करेगा। अंतरिक्ष अन्वेषण प्रौद्योगिकी में क्या होगा? इस मिशन के इस मिशन ने अंतरिक्ष यान डिजाइन, नेविगेशन और सैंपल संग्रह के मामले में उच्च तकनीक का प्रदर्शन किया है। उन्नत तकनीक का इस्तेमाल भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में किया जा सकता है। जैक्स का
जापान की स्पेस एजेंसी 2024 में मंगल ग्रह में के चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए मार्शियस मूस एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च करेगी। इस मिशन के तहत मंगल ग्रह के उपग्रह चंद्रमा फोबोस की सतह से सैंपल एकत्र करेगा। यानी कि जो मंगल से पृथ्वी का जो उपग्रह आपको देखा जाता है प्राकृतिक उपग्रह वह चंद्रमा है, वैसे ही मंगल ग्रह का अगर उपग्रह देखें उसका नाम फोबोस है। तो जास्का जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है 2024 में इसके लिए एक मिशन भेजेगी जो फोबोस पे उतरेगा और फोबोस से वहां से सैंपल एकत्र करेगा। अब आप मुझे ये बताइएगा कमेंट करके कि क्यों हम लोग मंगल ग्रह पे जाना चाह रहे हैं और मंगल ग्रह के जो उपग्रह यानी कि प्राकृतिक उपग्रह जो फोबोस है वहां सैंपल क्यों इकट्ठा करना चाह रहे हैं और किस लिए। चंद्रमा हमारे पास जो हमारा चंद्रमा है वो काफी ज्यादा निकट है, बल्कि मंगल ग्रह बहुत दूर है। तो इन दोनों में से किस पे जीवन यापन करना ज्यादा आसान होगा ये आप कमेंट करके बताइए। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एक बहु मिशन अभियान संचालन करने का काम कर रही है। इस मिशन के तहत के नासा के मार्स 2020 परसिवोर्स रोवर्स द्वारा एकत्र किए गए सैंपल पृथ्वी पर लाना है। संसाधन उपयोग बेत्रु से लाए गए सैंपल के संगठन का विश्लेषण करके हम संभावित संसाधनों के बारे में जान सकते हैं और उनके उपयोग की क्षमता का आकलन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मूल्यवान खनिज आदि के लिए क्षुद्रग्रहों का खनन इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या है ये देख लेते हैं। यह अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग के महत्व और वैज्ञानिक समुदाय की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर मिलकर काम करने की क्षमता का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के सहयोग में अंतरिक्ष अंतरिक्ष से सैंपल एकत्र करने और विश्लेषण करने से क्षुद्रग्रह का अन्वेषण करने के लिए वैश्विक मिशन लॉन्च किया जा सकता है। अंतरिक्ष में सैंपल एकत्र करने वाले मिशन और क्षुद्रग्रहों के अन्वेषणों के लिए संचालित मिशन क्या-क्या है ये देख लेते हैं। नासा का अपोलो 11 मिशन जो है 1969 मतलब पहली बार चंद्रमा से नमूने एकत्र किए जाने और पृथ्वी पर लाए गए थे। नासा का जेनेरिस अंतरिक्ष यान जो कि 2004 में गया था, इसके तहत सौर पवनों के सैंपल एकत्र किए गए थे। नासा का स्टार स्टड मिशन 2006 में छोड़ा गया था। इस मिशन के तहत पहली बार धूमकेतु के सैंपल एकत्र करने और पृथ्वी पर लाए गए थे। जास्का का हायाबुसा सेकंड मिशन जो 2020 का था, क्षुद्रग्रह जापान का था ये था क्षुद्रग्रह रायुग के सैंपल एकत्र। ये जो रायुग भी एक मिशन था, ये भी याद रखिएगा जो क्षुद्रग्रह था इसके बारे में इकट्ठा किया था। अब क्षुद्रग्रहों के अन्वेषण के संचालित मिशन कौन कौन से संचालित मिशन है वो देख लेते हैं। नासा का गैलीलियो मिशन जो कि 1991 में था 91 में था। यह क्षुद्रग्रह गैस्पारा के बीच उड़ने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान था। जापानी अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2005। यह यान नियर अर्थ क्षुद्रग्रह इटोकावा पर उतरा और सैंपल एकत्र करने का प्रयास किया। नासा का डॉन अंतरिक्ष यान यह 2007 का था। डॉन यह क्षुद्रग्रह वेस्टा का अन्वेषण करने के लिए लॉन्च किया गया था। हम निष्कर्ष देख लेते हैं। बेत्रु क्षुद्रग्रह से सैंपल पृथ्वी पर लाने वाला इस मिशन की सफलता अंतरिक्ष अन्वेषण क्षेत्र में काफी मायने रखती है। इससे ब्रह्मांड के बारे में हमारी ज्ञान का विस्तार होगा और अंतरिक्ष अन्वेषण संबंध में हमारी भावी प्रयासों को सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब संक्षिप्त सुर्खियां देख लेते हैं। जो शॉर्ट न्यूज होती है उनको बारे में देख लेते हैं। ये ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन इसमें से टर्मिनोलॉजी या किसी बात को लेकर अक्सर ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रोग के अंतर्राष्ट्रीय विकरणीय सूची में पारंपरिक चिकित्सा क्या है ये देख लेते हैं। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद और संबंधित चिकित्सीय प्रणाली रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के 11वें संशोधन में शामिल करने की मांग की है। इसे
पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर एक पूरक अध्ययन के मॉड्यूल 2 के रूप में शामिल करने का अनुरोध है। मॉड्यूल 2 का विकास नेशनल आयुष मो मोर्बिलिटी एवं स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्टल और आयुष स्वास्थ्य सूचना प्रणाली के क्रियान्वयन से ज्ञान प्राप्त करना है। रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, मानव रोग और मृत्यु से संबंधित डेटा की व्यवस्था, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, विश्लेषण, व्याख्या तथा तुलना के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इससे पहले ICD-11 में मॉड्यूल 1 शामिल किया गया था। इस मॉड्यूल में प्राचीन चीन में विकसित पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की सूचना दी गई है, जिसका अब जापान, कोरिया और देश में आमतौर पर उपयोग हो रहा है। किसमें हो रहा है? जापान और कोरिया में आमतौर पर हो रहा है। ICD-11 जनवरी 2022 से लागू है। 11 जनवरी 2022 से लागू है। ICD-11 का महत्व देख लेते हैं। इसमें उन निदान श्रेणियों की सूची दी गई है जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध और तुलनात्मक रोग परंपरा चिकित्सा पद्धति के संग्रह किया जाता है और रिपोर्ट की जाती है। यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को वैश्विक परंपरा चिकित्सा के मापदंडों और मानकों के साथ जोड़ता है। यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बीमा कवरेज और संविस्तार प्रणाली को एकीकृत करता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के उद्देश्यों के अनुरूप है। अब पारंपरिक चिकित्सा के बारे में देख लेते हैं। यह उन ज्ञान, कौशल और पद्धति का योग है जिससे देश या अलग-अलग संस्कृति के लोग सेहतमंद रहने तथा शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों के निदान के उपचार के लिए पीढ़ियों से उपयोग करते आए हैं। नेशनल आयुष मोबिलिटी एवं स्टैंडर्डाइजेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है नमस्ते पोर्टल है। पूछ सकता है जो नमस्ते पोर्टल किससे रिलेटेड है? तो ये जो हमारा परंपरागत चिकित्सा प्रणाली है उससे रिलेटेड है। यह पोर्टल आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा प्रणाली के लिए मानकी शब्दावलियों तथा विभिन्न बीमारियों के लिए कोड प्रदान करता है। आयुष स्वास्थ्य सूचना से संबंधित प्रणाली। यह आयुष स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली और रोगियों की देखभाल से संबंधित सभी कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने के लिए एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र है। दूसरा टॉपिक है हमारा आयुष्मान भव अभियान। यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। उद्देश्य देश के प्रत्येक गांव और कस्बे तक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का विस्तार करना। इस अभियान के 3 घटक है। पहला अभियान है आयुष्मान आपके द्वार 3.0। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत नामित उन पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाएगा जिन्होंने अभी तक कोई कार्ड नहीं मिला है। दूसरा है आयुष्मान मेला। हेल्थ ID कार्ड बनवाने और आयुष्मान भारत कार्ड जारी कराने के लिए आयुष्मान मेले का आयोजन किया जाएगा। तीसरा है आयुष्मान सभाएं। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाएं और बीमारियों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना होगा। गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज संस्थाएं, युवा समूह, प्राथमिक सहकारी समिति, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन, सामाजिक उत्तरदायित्व फंड का उपयोग करने वाली कंपनी इस अभियान का हिस्सा होंगी। इस अभियान का हिस्सा कौन होंगी? जो होंगे प्राथमिक समूह होंगे, स्वयं सहायक समूह होंगे, पंचायती राज जो होंगे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व मतलब CSR के जो फंड जो देती हैं जो कंपनियां, वो इसके उत्तरदायित्व होंगी। याद रखना है इस टॉपिक में, ये याद रखना है कि ये सबसे मेन है, कौन इसमें जारी करेगा और इसमें कितने मतलब घटक हैं। तो 3 घटक है जिसके माने आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभाएं। अब हम देखने जा रहे हैं भारतीय फार्माकोपिया आयोग। भारतीय फार्माकोपिया डिस्कस ग्रुप का सदस्य बना। आईपीसी को 2009 में गठित किया गया था। यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वास्थ्य संस्था है। यह भारतीय फार्माकोपिया यानी कि भेषक संहिता
को प्रकाशित करता है। साथ ही भारत के आयातित, उत्पादित, भंडारित या बिक्री के लिए प्रदर्शित या वितरित की गई दवाओं के मानकों का नियमित रूप से अपडेट करता है। फार्माकोपिया क्या है, ये देख लेते हैं। सरकार या मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा प्रकाशित पुस्तक शब्दकोश है। इसमें चिकित्सीय दवाओं की क्षमता एवं शुद्धता के मानक प्रकाशित किए जाते हैं। फार्माकोपिया क्या है, याद रखना है। एक शब्द जो हाल ही में चर्चा में रहा है, फार्माकोपिया, वह क्या है? फार्माकोपिया जो है एक बुक है, यानी कि एक शब्दकोश वाली बुक है जिसमें चिकित्सा दवाओं की क्षमता एवं शुद्धता का प्रकाशन किया जाता है। बस ये याद रखना है कि फार्माकोपिया किससे संबंधित है, ये याद रखना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दवाओं के लिए आईपी मानक, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और दूसरी अनुसूची के तहत औषधियों और प्रसाधन सामग्री 1945 के अनुसार है। पीडीजी के बारे में देखना है। इसका गठन 1989 में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान ने किया था। इसका निर्माण किसने किया था? यूएसए, यूरोपीय संघ और कहते जापान ने किया था। वर्ष 2001 में स्वास्थ्य मंत्रालय एक पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल हुआ। यह सदस्य देश क्षेत्र में फार्माकोपिया संबंधित मानकों के सामंजस्य स्थापित करने के लिए कार्य करते हैं। दवा निर्माताओं को फार्माकोपिया संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विधिक तरीके से विश्लेषणात्मक प्रक्रिया से संपन्न करना होता है। इसके लिए वे अलग-अलग स्वायत्तता संबंधित मानदंड का उपयोग करते हैं। सामान्यीकरण के निर्माताओं को इस बोझिल कार्य में कुछ राहत प्राप्त हो जाती है। ध्यातव्य है कि फार्माकोपिया संबंधित जरूरतें क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होती हैं। पीडीजी में शामिल होने वाले आईपीसी के लाभ। आईपीसी द्वारा निर्धारित मानकों का अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त होता है। वैश्विक बाजार में भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पादों की स्वायत्तता बढ़ेगी। दुनिया भर में बेहतर लोक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार संभव होगा, क्योंकि इसके घटिया या नकली दवाओं के प्रसार के रोक में मदद मिलेगी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में देखना है। केंद्र सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की खुराक खरीदने का निर्णय लिया है। इससे लिया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, यह लिया गया है हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ध्यान रखिए, अमेरिका से नहीं लिया गया, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रयोग दावा है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रायोगिक दावा है कि वर्ष 2018 में केरल में निपा वायरस के प्रकोप के दौरान संक्रमित रोगियों के इलाज में इसका आयात किया गया था। निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है। यह दूषित भोजन के सेवन या संक्रमित व्यक्तियों के प्रत्यक्ष संपर्क में प्रत्यक्ष संपर्क से भी लोगों में फैलता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक कृत्रिम एंटीबॉडी होती है। ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की कार्य प्रणाली की नकल करती है। यह कुछ नहीं करती है जो मोनोक्लोनल होती है, यह हमारी प्रतिरक्षक तंत्र जो है उसकी केवल नकल करती है। ये याद रखना है। इसके बारे में अभी 5-6 दिन पहले आप जनसत्ता पढ़े होंगे, तो उसके बारे में ये आर्टिकल पूरा निकला था, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आप उस आर्टिकल को पढ़ना चाहिए। वो जो अभी कुछ दिन पहले चर्चा में, मतलब कि उसके आर्टिकल निकला था, बहुत अच्छा आर्टिकल था, मैंने उसको पढ़ा था। इसका उत्पादन एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मानव रक्त के विशेष प्रकार के एंटीबॉडी प्राप्त की जाती है और उसका क्लोन बनाया जाता है। ये केवल एक एंटीबॉडी का क्लोन होता है और केवल एक एंटीजन से संबंधित होता है। ये एक ही मूल कोशिका से प्राप्त सहजीवी हाइब्रिड कोशिका यानी बी कोशिका के द्वारा निर्मित होता है। दूसरी ओर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी मिश्रित एंटीबॉडी होती है, जो अलग-अलग बी कोशिका वंशगति द्वारा स्रावित होती हैं। इसका उपयोग कैंसर, इबोला, एचआईवी के उपचार में किया जाता है। एम एमएबीएस वायरस वायरल एनवलप एनवलप के एक हिस्से से प्रभावित ढंग से बंध जाती है। यह एनवलप मानव शरीर में प्रवेश पाने के लिए मानव कोशिकाओं से जुड़ता है। इस तरह यह वायरस प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर देता है। एमएबीएस से संबंधित चिंताएं। इसके प्रयोग से शरीर की विविध विविध साइड इफेक्ट को देखा जा सकता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण
साइटोक्रोम रिलीजन सिंड्रोम एक्शन एलर्जी टोपिक्स विकार प्रतिरक्षा प्रणाली में विकास उत्पन्न होता है। अब शब्द देख लेते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनने वाला सुरक्षात्मक प्रोटीन, याद रखिए क्या है ये प्रोटीन है, ये हमारे शरीर में किसी बाहरी तत्व यानी एंटीजन की उपस्थिति में प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पन्न होता है। अब पांचवा टॉपिक देख लेते हैं R21 या मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन। मलेरिया वैक्सीन R21 है या इसे मैट्रिक्स एम भी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए R21 या मैट्रिक एम नामक मलेरिया की दूसरी वैक्सीन की सिफारिश की है। इससे पहले 2021 में WHO ने RTS और AS01 वैक्सीन को मलेरिया की रोकथाम के लिए मंजूरी दी थी। याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैक्सीन से रिलेटेड है, तो ये बायोटेक्स के सेक्शन से ये आएगा। साथ ही बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जरूर एग्जाम में आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द R21 मैट्रिक्स 1 क्या है ये पूछ लेगा। अगर ज्यादा डीप में ये याद रखिएगा दूसरी वैक्सीन है मलेरिया की जो WHO ने प्रमाणित की। वहीं 2021 में कोरोना टाइम में भी एक वैक्सीन प्रमाणित की गई थी जिसका नाम था RTS या AS01 वैक्सीन। ये भी मलेरिया की रोकथाम के लिए था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सीधे ही पूछा जाएगा। R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन को घाना, नाइजीरिया और बुर्किना फासो में टीकाकरण के लिए लाइसेंस दिया गया है। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनेटिक इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। मुख्य विशेषता वहनी, अधिक प्रभावी, क्लिनिकल परीक्षण से सुरक्षित इत्यादि है। मलेरिया जो रोग है वो प्लाज्मोडियम कैसा होता है, मलेरिया रोग जो होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मनुष्य में इसका प्रसार संक्रमित मादा एनीफिलिस मच्छर के काटने से होता है। याद रखिएगा मलेरिया रोग जो होता है मच्छर के काटने से होता है। और कौन से परजीवी के होते हैं, वो प्लाज्मोडियम परजीवी होते हैं और मादा मच्छर के काटने से होता है, ना कि नर मच्छर के काटने से होता है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बन चुके हैं कि नर नर के मच्छर काटने से होता है, नहीं, ये मादा मच्छर से फैलता है, ये याद रखिएगा। खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग से रिलेटेड है। खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग जो विनियम है 2018 के तहत ये हो रहा है, ये बात होगी। इसके तहत खाद्य पदार्थ के भंडारण एवं पैकेजिंग के लिए समाचार पत्रों या इस तरह की सामग्री का उपयोग सख्त रूप से निषेध है। वितरण के दौरान समाचार पत्रों में अक्सर अलग-अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान बैक्टीरिया, वायरस व अन्य रोगजनक के संपर्क में आकर दूषित हो जाता है। पत्रों की छपाई में इस्तेमाल किए जाने वाले स्याही कैंसर, लीवर फेलियर, फेफड़े को नुकसान जैसे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है। इसके निम्नलिखित कारण तक जो हम लोग खाने के पदार्थ को जो हम रोटी कुछ भी रहता है उसको हम देखते हैं, अक्सर लोग कहते हैं अखबार में लपेट देते हैं। वह बहुत ही नुकसानदेह होता है क्योंकि अखबार में जो स्याही यूज होती है वह लीवर कैंसर जैसे घातक बीमारियों के लिए बहुत ही प्रभावकारी होती है। मतलब उसी स्याही से ही सबके रोग हो सकते हैं। ये भी आर्टिकल आपको कुछ दिन पहले आप देखेंगे जनसत्ता में निकला था। याद रखिएगा जनसत्ता में इस तरह के आर्टिकल निकलते हैं, आप जनसत्ता का आर्टिकल जरूर पढ़ा करिए। मैं कुछ दिन बाद सुबह ही एक जनसत्ता का प्रत्येक आर्टिकल को पढ़ के आपको सुनाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही अच्छा आर्टिकल निकलता है, द एक्सप्रेस का ही एक भाग है, जरूर इसको देखा करिए। इसमें शीशा, नेफ्थलाइजर माइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे घातक होते हैं। साथ ही ये AHR यानी कि एरियल हाइड्रोकार्बन रिसेप्टर के एगोनिस्ट के रूप में कार्य करता है। एगोनिस्ट एक रसायन है जो जैविक अभिक्रिया के फलस्वरूप रिसेप्टर के साथ बंध जाता है और इसे सक्रिय करता है। AHR एक प्रकार का प्रोटीन है जो विषाक्त फैलाने में मदद करता है। सातवां टॉपिक है प्रोटीन बाइंडर्स।
क्या है? प्रोटीन बाइंडर्स है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि डेयरी उत्पादों में प्रोटीन बाइंडर्स या किसी भी अन्य एसिडिस के मिलाने की अनुमति नहीं है। हम्म, प्रोटीन बाइंडर जैविक अनुसंधान अभिक्रम है। ये नए खाद्य उत्पादों को उनकी विस्तृत श्रृंखला के निर्माण के लिए विशेष लक्षित प्रोटीन से आबाद्य होते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। प्रोटीन बाइंडिंग जो होता है, प्रोटीन बॉन्ड को बचाने की क्षमता को प्रभावित करता है। इस प्रकार यह दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन के जैविक और पौष्टिक वैल्यू को प्रभावित करता है। मिल्क प्रोटीन यह आवश्यक अमीनो एसिड का एक अच्छा स्रोत होता है। मिल्क प्रोटीन आसानी से पच जाते हैं और कई पादप आधारित प्रोटीन के विपरीत इसमें कोई भी पोषक रोधी कवक नहीं होता है। अब 8वां टॉपिक है अंतर विषय साइबर भौतिक प्रणाली पर राष्ट्रीय मिशन। ये आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे ये आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न है साइबर भौतिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी नवाचार पर राष्ट्रीय कार्यशाला ने एन एनएमआईसीपीसी के तहत स्थापित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र के महत्व को रेखांकित किया है। सीपीएस कंप्यूटर कंप्यूटरित उपकरण का एक संग्रह है। ये उपकरण एक दूसरे के साथ संचार स्थापित करते हैं और एक फीडबैक लूप से सेंसर व एक्चुएशन के माध्यम से भौतिक विश्व के साथ अंतरक्रिया करते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, मशीन लर्निंग, रोबोटिक जैसी तकनीक शामिल है। उपयोग के लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य देखभाल की सेवाएं करना, परिशुद्धि, कृषि और संरचना का निर्माण करना है। एनएमआईसीपीसी को वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग 2018 के द्वारा प्रारंभ किया गया। विजन क्या है? भारत को सीपीएस प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाना। उद्देश्य क्या है? सीपीएस से संबंधित प्रौद्योगिकियों में ट्रांसलेशन अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ट्रांसलेशन अनुसंधान में बुनियादी अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान उन अध्ययनों को उपयोगी किया जाता है जो नए उत्पादों के विकास में सहायक हो सकते हैं। नवा टॉपिक है, इसमें देखेंगे ग्रेविटी बैटरी एक प्रकार की बिजली भंडारण उपकरण है। इसमें लिफिडिंग यानी चार्ज करना और पोरिंग यानी कि डिस्चार्ज करने प्रक्रिया शामिल होती है। जब प्रचुर मात्रा में हरित ऊर्जा उपलब्ध होती है तो बैटरी भारी वजन या बॉक्स को हवा में हवा में उठाने हवा में उठाने या इसे डीप डीप सॉफ्ट के शीर्ष पर उठाने में लिफ्ट करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करती है। जब बिजली की मांग बढ़ती है तो ब्लॉक्स को एक एक करके नीचे यानी कि लोअरिंग कर दिया जाता है तथा इससे गतिज ऊर्जा मुक्त हो जाती है। इस गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल मोटर को चलाने व बिजली उत्पन्न करने में किया जा सकता है। याद रखिएगा एक बैटरी है ग्रेविटी बैटरी क्या है? ये ऊर्जा को डिस्चार्ज और चार्ज करने के लिए होता है। जो है निएंडरथल के बारे में शोधकर्ताओं ने पाया है कि मनुष्यों के प्राचीन निएंडर के डीएनए के अवशेष मौजूद हैं। निएंडरथल मानव की एक प्रजाति है जो होमो निएंडरथैलिस नामक एक विशेष प्रजाति से संबंधित है। वे लगभग 4 लाख से लेकर 40,000 साल पहले प्लेस्टोसीन युग के मध्य चरण से लेकर अंतिम चरण के दौरान यूरोप में दक्षिण पश्चिम में मध्य एशिया में रहते शारीरिक बनावट आधुनिक मनुष्य के अधिक गोलाकार कपाल की तुलना में ये लंबे व पीछे से नीचे की ओर झुके हुए कपाल, आंखों के ऊपर विशेष प्रकार की ब्रो रिंग्स, शारीरिक अपेक्षाकृत छोटा और गठीला है आदि है। वे कुशल उपकरण निर्माता थे और मास्टेरियन कल्चर नामक तकनीक का उपयोग करते थे। इस संस्कृति के ये याद रखिएगा एक तकनीक का नाम है जो है मास्टेरियन कल्चर, जो हिस्ट्री करंट से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, नामक तकनीक का उपयोग करता है। ये संस्कृति के स्क्रिप्ट्स यानी खुरचुरी
बाइंडर और कोलाज जैसे विविध पाषाण उपकरणों का निर्माण किया था। अब आता है ग्रीन अमोनिया आता है। मिस्र ने ग्रीन अमोनिया की पहली बार वीओ चिदम्बरम नाट पोर्ट पोर्ट पर आयात किया है। मतलब कि ग्रीस से हमने मिस्र से हमने ग्रीन अमोनिया का पहली बार वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो कि तमिलनाडु में आयात किया है। ग्रीन अमोनिया का उत्पाद 100% नवीनीकरण और कार्बन मुक्त स्रोतों से किया जाता है। ग्रीन अमोनिया का उत्पाद किससे होता है? या जो हरित ऊर्जा से होता है और नवीनीकरण ऊर्जा से होता है, जिसमें कार्बन बिल्कुल भी उपयोग कार्बन मुक्त नहीं होता है। ब्लू अमोनिया देख लेते हैं। अमोनिया के उत्पादन के दौरान उप उत्पाद के रूप में उत्सर्जित CO2 को कैप्चर और संग्रह किया जाता है। इससे वायुमंडल प्रभाव कम हो जाता है। इस विधि को उत्पादित अमोनिया को ब्लू अमोनिया कहते हैं। मतलब कि हमने जो अमोनिया उत्पाद करने के लिए जो हमने जैविक ईंधनों का उपयोग किया, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो जो कार्बन उसको हमने कैप्चर कर लिया। तो वो कैप्चर करके उसको संग्रह कर लिया, तो इससे क्या होगा? इससे वायुमंडल को प्रभाव कम होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ब्लू अमोनिया कहते हैं। ग्रीन अमोनिया किसे कहते हैं? जिसमें नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग हो और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त ना हो, वो ग्रीन अमोनिया हो गई। साथ ही ब्लू अमोनिया किसे कहते हैं? ब्लू अमोनिया उस अमोनिया को कहते हैं जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेते हैं, वो ब्लू अमोनिया हो गई। अब है जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके उत्पादित अमोनिया को ग्रे या ब्राउन अमोनिया कहते हैं। जिस अमोनिया को उत्पादन करने में हम ग्रीन हाउस गैसों का या जीवाश्म ईंधनों का, खासकर तो जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि हम पेट्रोल या कोयले के को जला के उस ग्रीन अमोनिया उत्पादित करते हैं, उसे ग्रे अमोनिया कहते हैं। अमोनिया NH3 एक तीखी अमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है NH3 एक तीखी गंध वाली गैस है। इसका व्यापक उपयोग इसके व्यापक उपयोग से उर्वरक बनाने में उपयोग होता है। अमोनिया का उपयोग किसमें होता है? उर्वरक बनाने में होता है। इसे हैबर-बॉश प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की उच्च तापमान व उच्च दाब पर एक साथ अभिक्रिया कराई जाती है। विद्युत मंत्रालय ने 2022 में ग्रीन अमोनिया नीति को अधिसूचित किया था। ये याद रखने वाली बात है। ये याद रखने वाली बात है कि विद्युत मंत्रालय ने किया था। उर्वरक मंत्रालय नहीं, विद्युत मंत्रालय ने किया था 2022 में ग्रीन अमोनिया नीति को अधिसूचित किया था। ब्लू अमोनिया क्या होती है? जिसमें हम CO2 को कैप्चर कर लेते हैं। ग्रे अमोनिया क्या होती है? जिसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। और ग्रीन अमोनिया क्या होती है? जिसमें 100% नवीनीकरण ऊर्जा हो और कार्बन मुक्त भी होना चाहिए। इस प्रकार से साइंस और टेक का जो क्वेश्चन था वह कंप्लीट होता है। अब हम साइंस और टेक के बाद अपनी जो प्राथमिकता देंगे, वो प्राथमिकता देंगे हम पर्यावरण को देंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको हमारे वीडियो और हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, विजन मैगजीन पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।